जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए, आई वेलकम यू ऑल। सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है। बुक 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 हर जगह, सिर्फ और सिर्फ हर जगह बुक लग रहा है। चलिए, बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन में ही आ ही जाएगा। परेशान नहीं होना है। जब इतने दिन रुक गए तो कुछ दिन और सही। चलिए, आपके पास पहुंच ही जाएगा अब तो। चलो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं आगे की चीज़ों को, देखते हैं। चलिए, कल से मैं आपके जो अभी आया है आंसर की एमटीएस का, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा था, तो इसके मैं क्वेश्चंस कराने वाले हूँ। मतलब इनमें जितने सारे क्वेश्चन आप दिए हो उसको आप यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है क्लास 9 है और 9 क्लास को देखते हैं। यहाँ पहला जो एग्जाम का क्वेश्चन है ये है एमटीएस 4/5/2023। देख रहे हो, एमटीएस पांचवें महीने में चला एक, और एक अभी ले लिया है पेपर, अभी तक हो गया ये। तो इतना फास्ट हो गया। बस थोड़ा सा बस है कि थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर दोगे ना बेटा, तो याद रहे कि नौकरी आपकी लगना तो लगना ही है, फिक्स है। मतलब फिक्स है कि नौकरी लग जाएगी। आपको दिखाऊंगा एमटीएस से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, कल से ही दिखाना शुरू करूंगा। यहां देखो, एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होता है? एबोलिश दिखाता है खास करके, चलो पहले आंसर दो तुम सभी। चलो आंसर दो सभी। एबोलिश, देखो दो शब्द है, कितनी बार कराया हो इसे, अनगिनत बार कराया हो। इसका डिटेल बाल का खाल निकाल के दिखाया। एबोलिश और डेमोलिश दो शब्द होते हैं। एबोलिश का मतलब होता है कि जैसे कोई नियम कानून है, कोई प्रथा है, उसको खत्म कर देना। जैसे सती प्रथा था, कि सती प्रथा में किसी मतलब मान के चलो पति मर गया, तो पति के जलती हुई चिता पर पत्नी को बिठा दिया जाता था। तो ये एक सिस्टम था जिसे सती सिस्टम कहते थे, और इस सिस्टम को खत्म किया राजा राम मोहन रॉय ने। तो इसीलिए कहा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय एबोलिश्ड सती सिस्टम। तो एबोलिश्ड आता है। डेमोलिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, लेकिन कोई फिजिकल चीज है। जैसे मान के चलो कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ी सी कोई इमारत है, उसको गिरा देना डेमोलिश कहलाता है। डेमोलिशन ऑफ ट्विन टावर्स आपने सुना होगा, तो वही चीज है। क्या पूछा है? अपोजिट पूछा है। अपोजिट मतलब क्या है? जो उल्टा है। यहां पर है एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। इफेस का मतलब होता है मिटाना, हटा दो इसे। डिफेस कर देना, डिफेस का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो किसी के मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो है उसको खत्म कर देना, डिफेस कहलाता है, हटा दो। जेटिसन एक तरीका है कि जहां पर ओवरलोड हो जाने पर, जैसे कोई जहाज है, तो जहाज में जैसे मान के चलो फ्यूल कम हो जाता है, अचानक से कोई इमरजेंसी आई जिसमें फ्यूल का शॉर्टेज पड़ गया, तो वहां पर क्या किया जाता है कि सामान को फेंक दिया जाता है। तो एक तरीके का जेटिसन होता है कि समाज जो सामान है उस सामान को फेंकना जहाज से, वही कहलाता है जेटिसन। हटा दो इसे भी, क्या हो जाएगा? फॉर्मलाइज। फॉर्मलाइज करना, यानी ये है क्या? एक तरीके का एबोलिश कर देना। जैसे मान के चलो कि एबोलिश करने का मतलब क्या है कि किसी चीज को खत्म करना, और फॉर्मलाइज का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। ये है मिटाना, हटाना। जैसे फॉर्मूला नहीं होता है तो फॉर्मूला को फॉर्मलाइज कर देना, यानी फॉर्मलाइज का मतलब होता है क्रिएट करना, मिटाना नहीं। ये है फॉर्मलाइज करना, उल्टा हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट यहां पर है कि दे मस्ट हैव बीन मोर देन जस्ट सस्पिशियस ऑफ यू। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? संदेह। सस्पिशियस होता है जो संदेह को दिखाता है, जो नहीं होता है किसी पर डाउट है तो डाउट को दिखाता है। क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। एक बात बताओ, डाउटफुल काट दूं तो नाराज होगे क्या? कहोगे ना सर, एकदम नाराज नहीं होंगे। हटा दीजिए इसे, डाउटफुल को मिटा दीजिए, क्योंकि एंटोनिम पूछ रहा है। ये डाउटफुल क्या है? सिनोनिम है। डाउटफुल पूर्ण रूप से क्या है? सिनोनिम को दिखा रहा है। यहां पर एम्बिग्युअस का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। जो नॉट जो है क्लियर है, या फिर क्या है, दो एम्बिग्युअस का मतलब होता है कि अस्पष्ट टाइप का है। हटा दो इसे भी। क्वियर का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज होता है, जो क्वियर कहलाता है। बियर का टेस्ट कैसा होता है? क्वियर कराया हूं ये।
डिफिनेटिव। देखो डेफिनेटिव का मतलब होता है जिसका होना फिक्स है, स्पीशियस मतलब संदेह में है, ये है फिक्स है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ अ गैस लीड, लीक, लीर और यहां पर है लीक। अब देखो यहां देखो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये आने वाले टाइम का ही है, आने वाला जो है फ्यूचर है ये, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फिलर्स के अंदर। जो बैंक पूछता था, बैंक का क्वेश्चन है, ऐसा ही होता था एक जैसा कि लीड, तो चलो लीड का मतलब होता है किसी को लीड देना, हटा दो। अब देखो यहां पर है लीक, लीर और लीक है। अब इसमें हम क्या कहेंगे, एक है LEE। अब ये जो लिक है इसका मतलब होता है, देखो LEE के आपने देखा होगा कि जो जैसे प्याज जो होता है ना, उसे पता नहीं कौन सा प्याज कहते हैं, स्टार्टिंग में कि जब देखोगे तो प्याज ऐसे रहेगा, इस टाइप का प्याज रहता है ये, इस प्याज में यहां पर ऐसे निकला होता है। और ये जो हरा होता है, ये हरा हरा इसका जो डंडी होता है हरा होता है, इसी को कहते हैं हरा प्याज। और हरे प्याज को क्या कहा जाता है, लीक कहा जाता है। लेकिन ये वाला जो लीक है ये है LEEK, ये वाला। क्लियर, हटा दो इसे। अब यहां पर है, देखो इसे लीर कहो या लियर कहो, बात दोनों का एक ही है। ये लीर है या लियर है, ये दिखाता है कि बुरी नजर के लिए है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो ये है लियर या लीर। क्या हो जाएगा, लीक। जब गैस लीक करता है तो वो है लीक। व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ अ गैस लीक, क्या है, गैस लीक। नेक्स्ट, MLA इज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग बाय द वोटर्स। इलेक्टिंग की इलेक्टेड बाई, बाई एक दिखा रहा है, पैसिव वॉइस की तरफ इशारा कर रहा है, तो इलेक्टिंग नहीं इलेक्टेड होता है। इलेक्ट्स काट दो, इलेक्टेड नो इंप्रूवमेंट, यानी A और C चला गया। यहां पर है इलेक्टेड, यहां पर है इलेक्टेड। बाई अ वोटर्स की बाई द वोटर्स, वोटर्स है प्लूरल तो अ होगा नहीं, सिंगुलर के लिए आता है तो बाई द। इसका भी आंसर डी, तो सबका आंसर डी हो रहा है। नेक्स्ट देखो, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स, यानी जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर, जैसे कोई फिजिकल होता है या मेंटल होता है, मानसिक पीड़ा या कोई शारीरिक पीड़ा जो बहुत ज्यादा है जिसको भुगत रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, क्रेसी का मतलब होता है शासन, जहां खुद का शासन हो, सेल्फ शासन हो, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। अवियरी इज द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी अवियरी एक जगह है जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। एवीआई इज अ रूट वर्ड for birds. If you add side with the word AVI, that the meaning of that word is the murder of a bird. Aviary is directly pertaining to bird. यानी AVI जो है, AVI सीधा सीधा किसके लिए बनता है, तो बनता है पक्षियों के लिए। इसीलिए आप एयरफोर्स में जाओगे तो एविएशन डिपार्टमेंट मिलता है। हमारे नलायक सारे के सारे आंसर सीधा सीधा दे रहे हैं। तो मैं बार बार नालायक इसीलिए कहता हूं कि जल्दी से अंदर ऐसी आग लगे ना कि लायक बन के दिखाओ। यानी आंसर तो सबका एक आ रहा है, ये कराया हुआ है एगोनी, आग ने उसे मानसिक पीड़ा दे दी है, ये सब कराया हुआ है, इसीलिए सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं क्या, एगोनी। लेकिन बाकी ये क्यों नहीं है, ये वन वर्ड में ही आता है। ऑटोनोमी, ऑटोनोमस बॉडी होता है जो सेल्फ ही कंडक्ट करे। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। आप अगर कोई अपनी जीवन कथा लिख रहे हो लेकिन लिखने वाले आप खुद हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब जीवन, ग्राफ मतलब लिखना, यानी खुद के जीवन पर लिखा खुद से, तो ऑटोबायोग्राफी। बायो मतलब जीवन, ग्राफ मतलब लिखना, यानी जीवनी को लिखना, यानी बायोग्राफी होता है। मेन चीज यही है। जैसे आप पढ़ते हो बाबरनामा, जिसको किसने लिखा है, बाबरनामा या तुजुके बाबरी, इसको किसने लिखा है, बाबर ने लिखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी ये ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन आप हुमायूं नामा पढ़ते हो, वहीं पर बाबर का जो बेटा है उसको गुलबदन बेगम ने लिखा है, तो इसे तुम ऑटोबायोग्राफी नहीं कहोगे, उसे बायोग्राफी कहोगे। वही ऑटो मतलब सेल्फ, अवियरी हो जाएगा किसके लिए, पक्षियों के लिए, आंसर हो जाएगा एगोनी। नेक्स्ट, कि देयर इज नो बिग डील इफ सी डिडेंट केम टू द पार्टी। क्वेश्चन है बेटा, MTS का क्वेश्चन है। देखो मैं जो पढ़ाया हूं, जितनी सारी बातें बताया हूं, जिस पर जोर दिया हूं, वो इसीलिए दिया क्योंकि आगे क्वेश्चन था, वो एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछेगा। और देखो शुरू हो गया, सीधा शुरू कर दिया। कितनी बार बताया हूं कि आपको अगर अपनी आंखों से डू लगा दिख जाए, डज लगा दिख जाए
और डिड लगा दिख जाए तो याद रहे कि V1 ही आएगा। अगर आपको हैज लगा दिखे, हैव लगा दिखे और हैड लगा दिखे, कसम खिलवाया था इसके लिए, V3 लगेगा। इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो या वर हो, V4 लगेगा। यानी यहां डिड नॉट है तो डिड नॉट से केम कहां से आएगा? केम नहीं कम, केम नहीं कम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आई विल नॉट गो आउट इफ इज रेनिंग। इफ इज रेनिंग नहीं होता है क्योंकि इज रेनिंग, इज एक वर्ब है और वर्ब से पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कुछ भी पता नहीं तो इसीलिए क्या होगा? इट होगा। और दूसरी बात ये है, देखो ये कंडीशनल कहते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है, लिखा है क्या कि आई विल नॉट गो आउट, कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं जाऊंगा उसका एक कंडीशन है, बाहर चला भी जाऊंगा। इसे मान के चलो कि मैंने कहा कि मैं तुमको ये चीज कराऊंगा लेकिन मेरी कंडीशन है कि तुम्हें ये आना पड़ेगा, है ना, उसे कहते हैं कंडीशनल। कि आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा लेकिन कंडीशन है मेरी, कब नहीं जाऊंगा? इफ, अगर बारिश होती है तो। अगर बारिश होगी, अगर बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर आप गाड़ी की चाबी नहीं दोगे मैं समोसा लाने नहीं जाऊंगा। आप कार की चाबी नहीं दोगे मैं घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगा। आप जब तक मेकअप का पैसा नहीं दोगी मैं बर्तन नहीं मांजूंगी। अब ये क्या है? कंडीशन। ये कंडीशनल होता है, कंडीशन को दिखाता है कि आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर बारिश होगी तो, रेनिंग नहीं, इट रेन्स। जब बारिश, ऐसे भी क्या दिख रहा है? सीधा इट ही दिखा, यहां से भी आंसर है इफ इट रेन्स, क्योंकि V1 V5 के साथ ही क्या लगता है? सीधा लगता है। सर मेरा MTS में 131 नंबर स्कोर हुआ है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? राहुल, तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक के तो दिखाए। तुम्हारा रॉ स्कोर 131 नंबर है, तुमको क्या लगता है इस पर सिलेक्शन रुकेगा तुम्हारा? हजारों हजार बच्चे हमारे MTS का सेलेक्ट होके आएंगे इस बार, बस तुम देखते चले जाओ। आगे बढ़ो। बाई द स्किन ऑफ योर टीथ, बाई द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब पता है क्या होता है? कितनी बार बताया कि जो स्किन के जो टीथ के जो स्किन होते हैं, जैसे मान लो कि ये आपके दांत है, ये सारे आपके दांत है, तो यहां पर स्किन लगा होता है। तो ये कह रहा है कि स्किन जो है, टीथ के स्किन से किसी भी चीज का बचना। तो ये क्या है? कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, यानी काइंड टुवर्ड्स द वीक। यहां डिटरमाइंड टू स्ट्राइक क्या है? जस्ट बेयरली, यानी बाल बाल किसी चीज को एकदम करीब से, वही है क्या? बाय द स्किन ऑफ द टीथ, यानी जस्ट एकदम कम मार्जिन होता है, वही होगा क्या? आंसर डी। आगे बढ़ो। आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। अब देखो एक बात बताओ, इज एम आर है क्या? इज हो, एम हो और आर हो, वॉज हो या वर हो, ये सब क्या होते हैं कि ये सब वर्ब टू बी है। क्या है? वर्ब टू बी। और वर्ब टू बी ये है और वर्ब टू बी ये है, तो दोनों एक साथ कैसे आएगा? काट दो सीधा। कि आई एम रियली बिजी होगा, आई एम बीइंग रियली बिजी का क्या मतलब है? यानी आई कांट टॉक राइट नाउ। सर आपसे थैंक यू सो मच सर, आपसे पढ़कर मेरा फ्यूचर सुधर गया। बहुत बढ़िया बेटा। चलो सर MT 107 है, बहुत सारे देखो बेटा रिजल्ट आने तो छोड़ो, ये सब मत बात करो कि मेरा इतना है, चुपचाप बस खामोश रहो। नहीं हुआ है, अगर लग रहा है कि नहीं होगा फिर से लगो, क्योंकि हो सकता है कि नंबर कम रहा हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें और नंबर लाना है। अगर हो सकता है कि तुम्हारे दौड़ने की रफ्तार जो है उस रफ्तार कम है तो रफ्तार बढ़ा दो। रफ्तार बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ हूं मैं, तुम्हारे साथ लग रहा हूं ना। एक एक क्वेश्चन को इतना आराम से, इतना ऐसे बता रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। कारण है उसका, जिस हद तक क्वेश्चन पूछ सकता है उस हद तक गुजर गया हूं मैं। कैसे बच जाएगा ये? कि आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग कहां से आएगा? आई एम रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। आई एम बीइंग रियली बिजी नहीं, आई एम रियली बिजी। नेक्स्ट, सेल्डम हैड ही, अंडरलाइन छूट गया है बेटा इसका, सेल्डम का पूछा है कि सेल्डम हैड ही बीन सो, यानी सेल्डम हैड ही, अब हैड के लिए V3 चाहिए, यहां है V3, तो सेल्डम हैड ही बीन सो जॉयस इन अदर्स हैप्पीनेस। तो सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, सेल्डम होता है मतलब एक तरीके से कभी कभार या कभी नहीं, ना के बराबर एकदम है। कि ना के वजह से कोई तुम्हारे पास, ये मोदी जी तुम्हारे घर पे आते हैं ना,
सेल्डम आते हैं, यानी कभी नहीं, हो सकता है कि एक दो बार आ जाएं, तो उसके लिए ये कहना थोड़ा सा होगा। तो सेल्डम का मतलब होता है एकदम ना के बराबर, एकदम ना के बराबर हो, उसे कहते हैं सेल्डम। तो सेल्डम हैड ही बीन सो जॉयस इन अदर्स हैप्पीनेस, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, रेयरली हो सकता है, रेयरली, ओकेजनली भी हो सकता है। इसका मतलब बी और डी दोनों, क्या पूछा, एंटोनिम पूछा है ना, सिनोनिम पूछता तो बी भी होता, डी भी होता, इसलिए दोनों नहीं होगा। हार्डली का मतलब मुश्किल से, तो फ्रीक्वेंटली, जो फ्रीक्वेंटली है यानी जो कभी कभार नहीं, फ्रीक्वेंट में, ऐसे, फ्रीक्वेंसी ऐसे ही नहीं होती है, ऐसे आया 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 फिर आया। नेक्स्ट, मिस्टर, अच्छा आओ जरा, आओ तुम्हें नया चीज दिखाता हूं। सीजीएल का पैटर्न बदल गया। मान के चलो जो बच्चा पुराना पैटर्न पढ़ रहा है उसको, उसका सिलेक्शन होगा, उसको तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, क्योंकि सीजीएल ने अपने पैटर्न बदल दिए। पैटर्न ये नहीं, क्वेश्चन लॉलीपॉप दिया लेकिन तरीका चेंज कर दिया। और आप तेजस में सबसे बड़ी चीज यही सीखते हो कि जैसे क्वेश्चन बदलता है वैसे आप तुरंत तो क्वेश्चन देख लेते हो, वो तुरंत आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। यहां कह रहा है डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल एवरीवन दैट, डिस्क्राइब करो कि कैसे, हाउ यू विल टेल, कैसे तुम कहोगे प्रत्येक को कि मिस्टर अखिल ओपन द गेट इन पैसिव वॉइस। मैं यहां पीला कर दिया हूं, लेकिन याद रहो कि वहां लाल पीला हरा नहीं मिलेगा, वहां तो एक जैसा मिलेगा, लेकिन इसी में पढ़ लेना है कि क्या लिखा है कि मिस्टर अखिल ओपन्ड द गेट। ओपन्ड क्या है, V2 है, और V2 आता है तो वॉज वर आता है। वॉज वर है कहां, सिर्फ यहां है। क्वेश्चन 2 सेकंड का था, आंसर दे दिए, लेकिन मेन चीज क्या है कि बेटा यहां वहां देखो, यहां क्वेश्चन करना और एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन करने में बड़ा फर्क होता है। वहां आपका जो दिमाग है थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, वहां तरीके आपके बदल जाते हैं। उसका कारण है, कारण यह है कि एग्जाम का प्रेशर होता है, आता आता क्वेश्चन गलत होता है वहां पर, तो आप यहां समझ ही नहीं पाओ क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है। अब इसीलिए तुमको लगेगा कि क्या पूछा है, हाउ यू विल टेल एवरीवन का तुम बना रहे हो पैसिव वॉइस। लेकिन मेन चीज यही है कि नए नए जो कॉन्सेप्ट डाले जा रहे हैं, तरीके में बदलाव किया जा रहा है, वो आप सीख जाओ। देखो यहां से, और ये सीजीएल ने शुरू कर दिया है, और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो यहां पर क्वेश्चन में दम नहीं है कि मिस्टर अखिल ओपन V2 है, वॉज वर चाहिए, एक ही जगह वॉज है, आंसर होगा ए। 2 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन मेन क्या है कि आप पहले ये तो जानो क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तरीके आपको पता नहीं है। लड़का 1920 का क्वेश्चन लगा रहा है, लड़का लगा रहा है 2000 का क्वेश्चन, 98 का क्वेश्चन लगा रहा है, 2005 का क्वेश्चन लगा रहा है, कोई फायदा नहीं है। पैटर्न बदलने के साथ साथ नई नई चीजों को जोड़ रहा है। जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़ो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एरिस्टोक्रेट, CRATE नहीं, एरिस्टोक्रेट होता है, आंसर ए। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट वीक। लास्ट वीक पिछले साल की बात कर रहा है, तो यहां लास्ट वीक नहीं, लास्ट ईयर, कि आई हैवंट या हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट वीक, लास्ट ईयर नहीं, यहां सिंस लास्ट ईयर होगा, आंसर होगा ए। नेक्स्ट हो, लास्ट हो, इनके साथ सिंस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, आई डोंट वियर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, और यही नई नई चीज है, टेंस टाइम एंड टेंस फाउंडेशन में पढ़ाया हूं सर। यूपीएससी प्रीलियम पेपर कराइए सर। अच्छा जी, तो निकलवाते हैं पेपर, तीसरे का क्वेश्चन निकलवाता हूं। चलो, तुम लोग का जब यही ख्वाब है ना कि सर यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि लड़का ध्यान से भटक जाएगा, तो मैं यूपीएससी का क्वेश्चन कराऊंगा, यूपीएससी आईएएस के एग्जाम का क्वेश्चन। बस मुझे कुछ दिन का वक्त दो, तो मैं सीसेट का क्वेश्चन कराता हूं कैसे आता है। चलो आओ, पहले ये क्वेश्चन देखो। तुम्हें जब पढ़ाया हूं कॉन्टिन्यूअस, तो मैं एक चीज बताया था कि अगर सेंटेंस में ये शब्द लगा दे, एट दिस मूव, लगता है ना कि फाउंडेशन वाला जो बैच है वो एसएससी तक पहुंच गया है, कि अभी तक कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, लेकिन नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। एट द मोमेंट होता है कि इस समय वो काम हो रहा है, और ये सब जो काम हो रहा है, ये सब काम को कंटिन्यूटी दिखाते हैं। मैं कहूं कि इस समय क्लास चल रही है, तो कंटिन्यूटी ही तो है, कॉन्टिन्यूअस ही तो है कि इस समय, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट,
है ना, कि राइट नाउ कर दो, एट दिस मोमेंट कर दो, ये सारे शब्द किसकी तरफ इशारा करते हैं? तो इन सारे शब्दों का इशारा कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं है ये कि ये कॉन्टिन्यूअस की बात करता है। तो आई डोंट वियर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट, अब एट द मोमेंट है तो इसी समय की बात है, तो ये तो पास्ट है, हटा दो, वर पास्ट है, हटा दो, वॉज पास्ट है, हटा दो, बच क्या गया? प्रेजेंट। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखो कि थ्रू थिक एंड थीन, देखो थ्रू थिक एंड थीन का मतलब होता है चाहे थिक हो चाहे थीन हो, हर रास्ते से कर गुजर जाएंगे हम। इसे कहते हैं कि इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, यानी इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, कि अच्छे समय में या बुरे समय में, इसे ही कहते हैं थ्रू थिक एंड थीन्स। आंसर होगा सी। नेक्स्ट सीजीएल का क्वेश्चन है ये। चलो स्टेनोग्राफर का डिमांड बहुत ज्यादा है बेटा, उसको क्वेश्चन करा देता हूं मैं, बस 10 तक चलने दो, 10 के बाद 11 वाला जो होगा ना वो मैं स्टेनोग्राफर डाल दूंगा। द कमिटी वांटेड अस टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब क्या है जानते हो ना, एक्सप्लेन करना। सिनोनिम पूछा है, इसे क्या कहने? कीन का मतलब होता है इच्छुक, जो इच्छुक है जिज्ञासु है। कलेक्ट मतलब होता है जमा करना, ट्रबल मतलब होता है समस्या, इलेबोरेट का मतलब होता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन देना, यही क्या हो जाएगा? एलोबरेट करना। कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, जो आउटकम होता है उसे कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। ओरिजिन, अभी लॉलीपॉप पूछ रहा है क्वेश्चन, ओरिजिन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ, ये सब प्रारंभ को कह रहा है, ये रिजल्ट की बात कर रहा है, आउटकम हो जाएगा कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट अनबायस्ड, ये नॉर्मल सा शब्द है ये, देखो अनबायस्ड का मतलब होता है, एक शब्द होता है पहले तो बायस्ड होता है, बायस का मतलब होता है पक्षपात, बायस का मतलब होता है फेवर। जैसे आप मान के चलो कि किसी के फेवर, जैसे नहीं देखते हो कि जाति के नाम पर लोग साथ दे देते हैं, किसी धर्म के नाम पर लोग साथ मिल जाते हैं, तो उसे ही कहते हैं क्या कि बायस्डपन है। जैसे नहीं आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ ये बात की तरफ इशारा करता है कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस, ब्रीड, ये जो सारी चीजें हैं, किसी को नाम, जाति, वर्ग, समूह, इन सब के आधार पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। कोई भी भेदभाव नहीं करो, किसके नाम के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, इनके आधार पर कोई भेदभाव मत करो, उसे कहते हैं बायस्ड होना। अगर कर रहा है तब तो बायस्ड है, नहीं कर रहा है तो अनबायस्ड रहो, तो अनबायस्ड यही है। क्लियर? अब देखो यहां पर है ऑर्गेनाइजेशनल, जो है सामूहिक, जो नहीं ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया है, ऑर्गेनाइजेशनल हटाओ, ION है, IONL। यहां पर है सब्जेक्टिव का मतलब होता है अलग अलग। सर क्वेश्चन जो 16 है, क्वेश्चन 16 सॉल्व हो गया 18 में। अच्छा क्या है क्वेश्चन 16 बेटा? अच्छा इसमें कहां है 16, 18 में कहां सॉल्व हो गया ना, इसमें कुछ नहीं है। ये देखो सब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव दिखाता है कि जो अलग अलग है। जैसे देखो दो शब्द बताता हूं, एक है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सब्जेक्टिव, जरा ध्यान से सुनो। सब्जेक्टिव का मतलब होता है इन दोनों को, देखो डेफिनेटिव तो होगा ही नहीं जो निश्चित है, या तो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। जरा ध्यान से सुन लो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। देखो सब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैं एक बार एक क्वेश्चन पूछा था 2016 में, 2016 के IAS के मेंस का सवाल था। क्वेश्चन था कि क्या भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो रबर स्टैंप होता है या नहीं होता है। ये वो नहीं कह रहा है कि होता है, वो ये नहीं कह रहा कि नहीं होता है, उसका नहीं कहना है। वो पूछ रहा है आपसे कि आप बताओ कि क्या भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो रबर स्टैंप होता है कि नहीं होता है। और ये बात आप इंडो चाइना वॉर को देखते हुए विवेचना करिए, आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 को देखते हुए विवेचना करिए। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 का सीधा सीधा कहना है कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि एक मंत्रिमंडल होगा, जिस मंत्रिमंडल के जो मुखिया है, जो प्रधान है, जो मंत्रियों के प्रधान रहेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाएगा। और प्रधानमंत्री के सलाह एवं उनके ही आदेश पर भारत के राष्ट्रपति काम करेंगे।
यानी कहीं ना कहीं जो अनुच्छेद जो है 74, ये प्रधानमंत्री को पावरफुल बताता है और कहता है कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल के मुखिया हैं और उनके ही सलाह पर और उनके आदेश पर राष्ट्रपति काम करेंगे। तो इसीलिए डिफेक्टो हेड और डिजोर हेड का काम होता है। लेकिन यूपीएससी ने जब यह सवाल पूछा तो यूपीएससी आपसे यह नहीं कह रहा कि आप होता है कि नहीं होता ये बता के आप आंसर दे दो कि नहीं ऐसा नहीं है। तुम कह दो कि भारतीय संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से डी फैक्टो हेड है हमारा प्रधानमंत्री, डी जोर हेड है हमारा राष्ट्रपति, तो उसके हिसाब से आंसर नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा। अब फिर उसमें बात आएगी क्या कि आप कहोगे क्या कि सीधा कहना है कि मान लो कि भारत के हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बिहारी हैं और बिहारी किसी से डरते नहीं है, तो प्रधानमंत्री हो तुम कोई भी मंत्री हो, आप इतिहास उठा के देखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा लिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि राजेंद्र प्रसाद को मैं थोड़ा सा है कि हिला के रख दो। चले गए थे अपने दोस्त सरदार वल्लभ भाई पटेल के शव यात्रा में, पैदल निकल पड़े, चिट्ठी लिख दी कि भारत के राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता है, उनको 21 तोप की सलामी मिलती है, उनको कैवलरी मिलती है। कहा कि सुनिए नेहरू जी, सुनिए मेरी बात, भारत का प्रथम नागरिक हूं मैं, राष्ट्रपति इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो भारत का राष्ट्रपति है और पहला नागरिक, प्रथम नागरिक होता है। और जैसे कि एज फार एज आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स विल बी अप्लाइड, शैल बी अप्लाइड टू मी, मेरे लिए वो सब के लागू होते हैं। और उसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मुझे पूरी पूरी आजादी है कि मैं जहां मन कर वहां घूम सकता हूं, मैं अपने दोस्त मित्र कहीं भी जा सकता हूं। फिर आपने लंबोदरी पाठ जो मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, उसमें जो है अध्यक्षता कर दिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब उस पर भी चिट्ठी लिख दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कि आप एक राष्ट्रपति हैं और आपको अध्यक्षता करना शोभा नहीं देता है। फिर उसी जवाब में कहें कि मैं भारत का नागरिक हूं और भारत के नागरिक को भारत का संविधान ये आजादी देता है अनुच्छेद 25 के खिलाफ कि मैं धार्मिक स्वतंत्रता है, मुझे धर्म के नाम पर मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मुझे धार्मिक छूट है। फिर शांत हो गए। ऐसे हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिले तक नहीं एक बार भी, और कितनी भी ताकत लगाएं, एक वो समय है एक आज का समय है, एक से बढ़ के एक आए थे लोग, लेकिन वही दौर था। अब उसमें बहुत सारी चीजें लिखनी होती है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, उसका सिलेक्शन जो होता है वो अलग होता है। लेकिन यही जो है कि आपको कभी भी क्वेश्चन दिखा कि कहा क्या कि ये चीज सब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये सब्जेक्टिव है। आपको आईएएस के क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप है कि नहीं, वो बायस्ड नहीं है, वो क्या है, अनबायस्ड है। वो चीज क्या दिखा दिया कि सब्जेक्टिव, आप बताओ कि वो सब्जेक्टिव में आप दिखाओ कि है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, ये आप कहोगे। तो ये इसमें आप बायस होना और अनबायस होना बता ही नहीं सकते। क्या आपको कहा कि भारतीय, आप बताओ कि भारत के राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, क्या आपको लगा कि क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था, क्या ये लगा कि बायस्ड है कि अनबायस्ड है? कहोगे ना सर, ये लगा ही नहीं कि बायस्ड है, ये तो सीधा सीधा फ्री है, एक तरीके से पता ही नहीं चला कि बायस के अनबायस, ऑब्जेक्टिव का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव कह दिया कि नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, अनबायस्ड। इसे ही कहते हैं ऑब्जेक्टिव। उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव है भाई, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तो क्या है, अनबायस्ड है। अलग अलग सिद्धांत होता है। डी नहीं बेटा, डी तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, डी से तो पता ही नहीं चलेगा। देखो तुम भी लिखोगे, कोई और भी लिखेगा, पता कहां चला कि ये क्या है, पता ही नहीं चलेगा, तो ये सब्जेक्टिव टाइप का है ही नहीं, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। उसके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं, उसके बायसपन ऐसे हैं। फिर से वही क्वेश्चन सीजीएल का पूछा गया सवाल, इसी बार का 18/7/2023 का सवाल है ये। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ विल टेल योर फ्रेंड्स, जो योर फ्रेंड्स हैं तुम्हारे दोस्तों, कैसे तुम कहोगे दैट की मिस्टर राम यूजेस मल्टीमीडिया फॉर टीचिंग द चिल्ड्रेन। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा, देखो क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन है लॉलीपॉप। क्यों? क्योंकि यहां पर यूजेस क्या है, V5 है, तो इज एमआर लगेगा, ये कट गया, इज यहां है, इज यहां है, इज यहां है, यहां यूजिंग नहीं होगा, यूज्ड होगा, यूज्ड होगा। अब उसके बाद बाई राम होगा, यहां पर फॉर टीच द चिल्ड्रन बाई मिस्टर राम। फॉर द यूज्ड के बाद सीधा सब्जेक्ट दो भाई, यहां पर जो मल्टीमीडिया है ये सब्जेक्ट बन गया, यूजेस है ये वर्ब बन गया, तो मिस्टर राम बनेगा इसका
ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, आंसर होगा बी। लेकिन मेरा समझो क्वेश्चन दम नहीं है, लेकिन मेन चीज क्या है कि आप जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखोगे उसको पहले से देख के जाओ, तरीके समझ के जाओ, नहीं तो वहां फिर जाके तुम माथा पकड़ के बैठ जाओ, अरे मैयो कहा गिलो रे, कहा क्वेश्चन बन गई हो। अब ऐसे करोगे माथा पकड़ के। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन हु ड्रॉज और जो प्रोड्यूस मैप्स, जो मैप्स को ड्रॉ करता है या मैप्स को प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? सर आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हो। मैंने कहा वोकैबुलरी का बैच कब आएगी? आएगा बेटा, जब आएगा तो पता अभी तो ओवर, मतलब ये समझ लो कि मेरे पास समय ही नहीं है किसी और बैच को पढ़ाऊं कैसे, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी वक्त नहीं है। जैसे फ्री होऊंगा, जैसे टाइम मिलेगा, मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। चलो, कह रहा है क्या पर्सन जो ड्रॉ करता है क्या मैप्स को, उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। मैप मेकर होता है, जो मैप मेकर को कहते हैं क्या, कार्टोग्राफर को। ये तो समझ में। यहां देखो, कैलीग्राफर का मतलब जो अच्छे अच्छे लिखावट लिखे, जिसकी राइटिंग बड़ी खूबसूरत हो। कोरियोग्राफर पता ही है कि ऐसे देखो, कोरियोग्राफर क्या होता है कि देखो पीछे 5 जो है ये खड़े रहेंगे, यहां से ये देखो ऐसे आएगा, यहां से देखो ये ऐसे आएगा, जाएगा सामने, जाके डांस करेगा, ऐसे करेगा, ये डायलॉग बोलेगा, वो डायलॉग बोलेगा, जैसे वो खड़ा हुआ वो बैठ जाएगा, जैसे वो बैठा वो खड़ा हो जाएगा, ऐसे करके 5 लोग ऐसे जो बढ़िया से नाचते नाचते आएंगे, उसे कहते हैं कोरियोग्राफी करना। कोरियोग्राफर कहलाता है, वो व्यक्ति होगा कोरियोग्राफर। नेक्स्ट आ जाओ, आओ अपने क्लोज टेस्ट को देखते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा आया है शब्द नैनीताल। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। वही क्या है, नैनीताल। तो नैनीताल हैज अ लेक, हैज अ लेक क्या, हैज अ सगैसियस, प्लीजिंग, अल्यूरिंग, ब्यूटीफुल। अब लड़का है, पता है लड़के से गलती कहां होती है कि उसको सगैसियस का मीनिंग ही नहीं पता, उसे प्लीजिंग का मीनिंग ही नहीं पता, उसे अल्यूरिंग का मीनिंग ही नहीं पता, ब्यूटीफुल का मीनिंग पता है और इसीलिए गलती करता है। यहां पर क्या है, सगैसियस का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या नैनीताल एक बुद्धिमान लेक है ना? क्या अल्यूरिंग, लुभावना अल्यूरिंग लेक है? ब्यूटीफुल करो ना, एडजेक्टिव की बात कर रहा है। आंसर तो हालांकि वही आएगा कि जो नैनीताल है, देखो इन दोनों का अल्यूरिंग मतलब लुभाना, प्लीजिंग मतलब शांत करना। यहां है कि नैनीताल हैज अ लेक, जो क्या कह रहा है कि नैनीताल जो है एक लेक है। कैसा लेक है? तो देखो मान लो, देखो सीधी सीधी बात है, आप अगर आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, आपकी इच्छा है कि सर नैनीताल जो है वो शांति वाला लेक है, चलो कर दिया इसको भी। सर लुभावने वाला, चलो कर दिया इसको भी, 3 को सही कर दिया। लेकिन जब आगे पढ़ूंगा और कहीं पर अगर किसी भी जगह पर लुभाने की बात होगी तो इसको सही करके दोनों काट दूंगा, अगर किसी को शांति की बात होगी तो इसे सही करके बाकी को काट दूंगा, अगर कहीं खूबसूरती की बात होगी तो ब्यूटीफुल को राइट कर दूंगा। चलो यहां पर आते हैं, आगे देखो कि नैनीताल हैज अ व्हाटएवर, तीनों में से लेक। टूरिस्ट जो होते हैं, कम फ्रॉम, आते हैं फार, दूर से, और मतलब एक दूर कैसा, एक ऐसे वाले दूर से और एक ऐसे वाले दूर से, यानी लंबे चौड़े दूरी से आते हैं। तो फार एंड वाइड टू क्या, बोटिंग हियर, क्या बोटिंग हियर, अड्योर, इंजॉय, सेलिब्रेट, एप्रिशिएट, क्या करने, इंजॉय करने, इंजॉय बोटिंग हेयर, यहां पर क्या करने, बोटिंग को इंजॉय करने। देयर इज अ स्केटिंग प्लेस, यहां पर क्या है, स्केटिंग प्लेस है, बिहाइंड इट, इसके पीछे। पीपल हु स्केट, पीपल जो यहां पर स्केट करते हैं, हेयर से कहते हैं दैट की द राइड, यानी जो राइड है, सीम्स प्रतीत होता है, टू गो राउंड, यानी गोल, विथ देम, उसके साथ साथ लगता है कि ये सारी चीजें गोल गोल चल रही हैं। इवनिंग्स आर ऑल्सो प्लीजेंट, इसकी यहाँ के शाम भी बड़ी खूबसूरत होती है। पता ही आपको नैनीताल घूमने कौन कौन लोग कहां कहां जाते हैं, कुल्लू मनाली शिमला नैनीताल। नहीं है कि एक बड़ा आपने गाना भी सुना होगा कि केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, और जो राहत पहुंचाए ऐसी कुछ बेदर्दी भेजो। कि केरल में इतनी गर्मी है, लेकिन नैनीताल की खूबसूरती जो सर्दी है, जरा सर्दी भेज दो वहां से। बिना लॉजिक का गाना गाता है सब। एक बात बताओ, पटना में गर्मी है तो नैनीताल से तुम भेज दोगे? इसमें से बहुत सारे लोग हमारे ऐसे बच्चे हैं
कि जो कन्याकुमारी या कश्मीर जैसे जगह से हैं, हर जगह से है, कोई इधर जो ठंड एरिया है लद्दाख उदाख में हर जगह से है। तो एक बात बताओ, यहां पटना में गर्मी है बेटा, जरा भेज देना जम्मू कश्मीर से। बिना सर पैर का गाना गाता है सब, गाना गाएगा झूम बराबर झूम, जो झूमेगा बराबर कहां से रहेगा, ऐसा ऐसा गाना गाएगा अजीब अजीब। अब गाना तो चल रहा है, दुकान खोल के बंद कर देगा डॉक्टर कि जख्मों पे मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए। मतलब जख्म है काट दो और कहो कि जख्म हो गया है मेरा, मेरे जख्मों पे मेरे मरहम की जगह, मरहम नहीं चाहिए, मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए, छू दो सही हो जाएगा। डॉक्टर सब बकलोल है, एमबीबीएस की पढ़ाई 5 साल तक रातों दिन करके पढ़ रहा है, सब पागल है वो, उसकी जरूरत ही नहीं है समाज को। कोरोना में सब कहां चल गया था, गाना ऐसा बनाएगा जब झूम बराबर झूम, झूम झूम बराबर झूम गाना है। ऐ खुदा तो बोल दे अपने बादलों को, खुदा से बोल दो ना, खुदा बोले बादल से क्या कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। मतलब यह है कि तुम कह रहे हो कि ऐ खुदा, तुम कह रहे हो खुदा से कि तुम बोल दो अपने बादलों से कि मेरा यार हंस रहा है बारिश करी जाए। खुद मतलब खुदा के पास और टाइम वाइम नहीं है और काम नहीं है, तुम्हारे से लाखों गोला घूम रहा है, उनको छोड़ के तुम्हारे यार के लिए बारिश कराए। बारिश ऐसे होता है, बारिश का फॉर्मेशन पता भी है, जो राइटर जो लिख रहा है उसको पता है कि बारिश कैसे होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, संघनन प्रक्रिया क्या होता है, हीट जो होता है, गर्मी का इवेपोरेशन क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है। साइंटिस्ट तो बकलोल है कि जब जो है मान के चलो कि क्लाउड सीडिंग के बारे में रिसर्च कर रहा है, जो क्लाउड सीडिंग के बारे में कि जो बारिश कराने की सब बकलोल है, उसको तो कहना चाहिए साइंटिस्ट सुनो एक तरीका है। साइंटिस्ट के पास प्रोग्राम गया कि क्या करना है, कि बस यही है कि बारिश कराना है ना, बारिश कराओ, सारे यार को बुलाओ और सारे यार को हंसवाओ, हंसवाओ हंसवाओगे तुरंत बारिश होने लगेगा। तो सब बकलोल है ना वो, ऐसे ऐसे गाना है। हाँ भोजपुरी में नमक नमक रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे, तो नमक रोटी खाने के लिए जिंदगी भर हाथ चाहिए। तुम तो खा लोगे नमक रोटी, उसका तो मन है पिज्जा खाने का, और फिर क्या करे, छोड़ के चली जाए किसी पिज्जा वाले के साथ, कहोगे कि मेरा तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, ऐसा ऐसा गाना गाता है। वही चीज है। चलो आओ यहां बात करते हैं, क्या है कि इवनिंग्स यानी शाम जो है वो भी खूबसूरत है, प्लीजेंट है, प्लीजेंट है। जल्दी से नौकरी लो नलायको, सारे के सारे नलायक जो भरे पड़े, नौकरी जल्दी चलो, भागो नैनीताल घूमने। सिर्फ पढ़ने से काम चलेगा, सिर्फ पढ़ के आओगे और देखोगे कि नैनीताल में ये है वो है, जाओ घूम के आओ। घूमने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए नौकरी चाहिए, जल्दी नौकरी पकड़ो। इसी बात पर भी तो नौकरी पकड़ लो कि इवनिंग्स जो है, शाम भी जो है वो बड़ी ही लुभावनी है, प्लीजेंट है। कहां, यहां पर, यहां मतलब नैनीताल में। कि द ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट्स यानी द व्हाट, कि द शैडो इको रिफ्लेक्शन मिरर। देखो यहां पर कह रहा है, देखो बेटा क्या कह रहा है कि द ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट्स लुक एज इफ दे आर डांसिंग इन द रिपल्स ऑफ द लेक। यानी किसकी बात कर रहा है कि द लाइट का क्या, लाइट का शेडो, लाइट का छाया नहीं बेटा। इको जो है ना, इको सिस्टम होता है, जैसे म्यूजिक जो होता है ना, एक ही जगह पर 3-4 अगर गाने एक साथ बज रहे हैं तो आपस में टकराएंगे वो। जैसे आप देखोगे स्पीकर लगा होता है कि इस कोने पर है किस कोने पर है, और जब तेज बजता है ना तो वो टकराता है साउंड से, इको कहते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। मिरर मतलब शीशा नहीं, रिफ्लेक्शन, यानी जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट्स लुक्स एज, ऐसे दिखते हैं जो इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, यानी जिसका क्या रिफ्लेक्शन ऐसे प्रतीत होते हैं, लुक होते हैं, एज इफ मानो दे आर डांसिंग, वे डांस कर रहे हैं, इन द रिपल ऑफ द लेक्स, लेक के रिपल में। ट्रूली, वास्तव रूप में, वास्तविक रूप में, नैनीताल इज एन सिटी, एन इज एन ऑट, एज इन ऑप्यूलेंट। अब देखो लड़का डर जाएगा, ऑप्यूलेंट मतलब क्या होता है, आंसर कर देगा। ऑप्यूलेंट का मतलब धनी होता है, धनी से होगा, इरिटेटिंग है होगा नहीं। एक्सीलेंट और ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है मंगल, जो ओमिनस होता है हटाओ इसे। एक्सीलेंट सिटी, एक्सीलेंट कह सकते हो भाई, खूबसूरत है, जबरदस्त है। नैनीताल इज एन एक्सीलेंट सिटी ऑफ व्हाट, ऑफ यहां पर क्या है, लॉजिकल, नेचुरल, सिंथेटिक तो होगा नहीं,
क्रॉनिक नहीं, समय के हिसाब से नहीं, लॉजिकल नहीं, क्या है? नेचुरल। क्या है कि नेचुरल जो नैनीताल है, तालों में नैनीताल की डांसिंग ऑफ द लेक, ट्रूली वास्तविक में नैनीताल इज एन एक्सीलेंट सिटी ऑफ नेचुरल। यहां क्या आ गया? ब्यूटी। अब बताओ कि खूबसूरती की बात करा ना, ब्यूटी की बात करा ना, तो फिर आंख बंद करो और पहले वाले आंसर पर आके क्या कर दो? ब्यूटी था तो ब्यूटीफुल कर दो, बाकी कट गए। मैं ये नहीं कहता कि क्यों गलत क्यों सही पता ना करो, आंसर कर दो ना, रटा रटाया नहीं पढ़ाता बेटा। जितने क्वेश्चन लेके आता हूं ना सीधा सामने ला देता हूं। मुझे देखो, मुझे ये भी नहीं पता कि आने वाले कल का क्वेश्चन क्या होना है। अब बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पता है, फुर्सत नहीं है, सीधा क्वेश्चन आया खोल दिया, मुझे भी नहीं पता कि इसका आंसर ए था कि बी था। ये मेन चीज है। तो आप इसको गलत कैसे काट दिए? अगर कोई आपसे क्वेश्चन कराया ये और कहा कि आपने प्लीजिंग को काट दिया, कैसे गलत काट दिया जरा पूछना। अल्यूरिंग कराया कैसे काट, हाँ सगेसियस काट दिया क्योंकि सगेसियस बुद्धिमान से है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये अल्यूरिंग प्लीजिंग को गलत काटने वाले कैसे हो गए? कैसे हिम्मत हो गई इसको काटने की? इसको तब तक नहीं काट सकते जब तक आंसर आगे कहीं ना कहीं किसी जगह पर ब्यूटी के बारे में चर्चा करी गई हो। बिल्कुल स्वागत है राहुल, एकदम स्वागत है, आ जाना सिलेक्शन के बाद। चलो, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और जितनी सारी चीजें हैं बढ़िया से सीख पा रहे होंगे। डबल दोबारा से सेंचुरी लगा ही चुके हैं, कल 250 का स्कोर पहुंचा देंगे और उसके बाद बस कुछ दिन की बात है, फिर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाऊंगा सर। और 19 प्लीज, 19 क्वेश्चन क्या है बेटा? कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चों को डरा रहा है? आओ जरा बेटा, कुछ है इसमें? एक बात बताओ, यूजेस क्या है? V5 इज MR चाहिए ना, इज और इसमें इज MR नहीं दिया है, इज यहां पर है। चलो इज यूज्ड होगा ना, जैसे मैं कहूं कि मिस्टर राम यूजेस मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया आएगा कहां? सब्जेक्ट बनेगा। देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। यहां क्यों कट गया? क्योंकि यूजिंग लिखा है, इज MR के बाद V3 लगेगा, यूजिंग काट दिया। मल्टीमीडिया यहां, मल्टीमीडिया यहां, यूजेस है तो इज यूज्ड, इज यूज्ड। अब बाई मिस्टर राम होगा ना, यहां कर दिया है बाई मिस्टर राम, इसीलिए ये सही हो गया। लेकिन यहां पर लिख दिया कि मल्टीमीडिया इज यूज्ड फॉर टीच द चिल्ड्रेन, कोई मतलब ही नहीं है। बाई मिस्टर राम, राम को बाद में ले दिया। ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट ये रहेगा। ये तो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट आखिरी में जाता है। चलो, उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, आपकी पढ़ाई में चार चांद अब लगता चला जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कल और कल समझेंगे, सीखेंगे और आगे आए कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हाँ फाउंडेशन बैच 2 वाले जितने बच्चे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास है आज हमारी मुलाकात होगी सामने से, सामने और सामने दिखेंगे। बच्चा कहता है कि जो मजा तुझ में है वो तेरी तस्वीर में कहाँ, सामने एकदम बैठे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।